वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है और साथ ही साथ यूपी पीएससी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो यूपी पीएससी के 50 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 51। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के प्रश्नों पर। इम्पोर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इकोनॉमी का प्रश्न आ गया और आज हो गई है 27 मई 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस सामान्य दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है वह क्या कहलाती है? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या फिर बैंक दर या इनमें से कोई नहीं। देखिए आरबीआई पैसा उधार दे रही है किसको? वाणिज्यिक बैंकों को, मतलब कॉमर्शियल बैंकों को। तो इसको बोलेंगे बैंक रेट। क्या बोलेंगे इसको? बैंक रेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक रेट। अगर वाणिज्यिक बैंक उधार लेंगे आरबीआई से, उस दर को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रेपो रेट। तो देखिए जिस सामान्य दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसको बैंक रेट कहते हैं, मतलब बैंक दर कहलाती है वो। और इस दर के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने की कौन सा करेक्ट है। अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक द्वारा, मतलब वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, रेपो दर कहलाती है। भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक शीर्ष संस्था है। देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बैंक जिस दर पर, मतलब जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उधार दे रही है, कॉमर्शियल बैंकों को उधार दे रही है, उसको बोलेंगे बैंक रेट। और जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक के आरबीआई से उधार लेते हैं उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सही हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, वैसे तो कई बार करा चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा एक कार्य नहीं है? रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बहुत सारे कार्य करती है, तो कौन सा एक कार्य इनमें से है नहीं? साख का नियमन करती है क्या आरबीआई? विदेशी व्यापार का नियमन करती है क्या? देश के विनिमय कोषों की रखवाली करती है, करेंसी का विनियमन करती है? नियमन विनियमन, देखिए करेंसी का नियमन करती है, करेक्ट है। देश के विनिमय कोषों की रखवाली करती है, साख का नियंत्रण करती है, और भी बहुत सारे काम जैसे खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब का निर्धारण करना, बैंकों के बैंकर्स के रूप में कार्य करना। विदेशी व्यापार का नियमन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का काम है, ना कि भारतीय रिजर्व बैंक का, मतलब आरबीआई का कार्य नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय का है या वित्त मंत्रालय का है? देखिए वाणिज्य मंत्रालय का काम है विदेशी व्यापार का नियमन करना, आरबीआई का काम यह है नहीं, याद रखिएगा। तो आरबीआई क्या क्या काम करता है? करेंसी का नियमन करता है, साख का नियमन करता है, देश के विनिमय कोषों की रखवाली करता है, वन प्रबंधन आदि कार्य करता है भारत का रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा करेक्ट है बताना है आपको। काल मुद्रा बाजार में अधिकतम 14 दिनों तक उधार लिया जा सकता है, और काल मुद्रा बाजार में जब धन एक रात के लिए लिया जाता है तो इसे मनी एट कॉल या ओवरनाइट बोरोइंग कहते हैं। देखिए काल मुद्रा बाजार में जब धन एक रात के लिए लिया जाता है या एक दिन के लिए लिया जाता है तो इसे मनी एट कॉल या ओवरनाइट बोरोइंग कहते हैं। करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट पहला भी करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए बहुत सारी कंपनी देखिए, जैसे कि अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, और भी आपने देखा होगा आईआरसीटीसी, अगर कोई टिकट आप बुक करते हो उसको कैंसिल कर देते हो तो 7-7 दिन आ जाता है रिफ़ंड देने में। तो ये आपके पैसे का क्या करते हैं? ये इसी कॉल रेट पर लगाते हैं, मतलब एक दिन के ब्याज पर करोड़ों रुपए कमाते हैं सारी की सारी संस्थाएं। अब तो फ्लिपकार्ट पे ऑन डे रिफ़ंड आने वाला है, मतलब आने लगा है काफ़ी समय से। लेकिन जैसे अमेज़न हो गया, और जैसे आईआरसीटीसी, और या फिर आप यात्रा.com देख लो, मेक माई ट्रिप देख लो, ये सब क्या करते हैं कम से कम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पैसे को जो कि हाँ वो इनिशिएट कर रहा है, फिर आपके बैंक प्रोसेस चल रहा है, ये वो, इससे करोड़ों रुपए कमाते हैं ये।
लोगों के पैसे एक एक दिन के ब्याज पर चढ़ाकर। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? कैश रिजर्व रेशियो अर्थात नगद आरक्षित अनुपात, इसको बोलते हैं CRR, अनुसूचित बैंकों के सकल जमाओं का अनुपात है जो उन्हें RBI के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है। दूसरा है सांविधिक तरलता अनुपात, इसको बोलते हैं SLR, भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों की सकल जमा का वह अनुपात है जिसे उन्हें अपने पास ही विद्यमान रखना होता है। और सांविधिक तरलता अनुपात को बैंक गैर नगद के रूप में भी रख सकते हैं और सांविधिक तरलता अनुपात के स्तर का निर्धारण बैंक स्वयं करते हैं। तो स्वयं नहीं करते, अभी बताया था। CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब का निर्धारण स्वयं RBI करती है क्योंकि बैंकर ऑफ बैंक है ना वो। तो देखिए सांविधिक तरलता अनुपात के स्तर का निर्धारण RBI के द्वारा किया जाता है, बैंकों के द्वारा नहीं। अर्थात RBI के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि बैंकों को सकल जमाओं का कितना अनुपात अपने पास विद्यमान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है क्या यहाँ से? तो हिस्ट्री पॉलिटी, चलिए पॉलिटी है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। दूसरा स्टेटमेंट है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लिया। देखिए प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया मुस्लिम लीग ने, इसने तो बहिष्कार किया था पहली बैठक का। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, उसमें भाग नहीं लिया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग जो है उन्होंने प्रारंभ की थी। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि कौन सा करेक्ट है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति मतलब ST समुदाय के सदस्यों की संख्या 33 थी। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, C है इसका उत्तर। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। महिला सदस्यों में अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी, पंडित रेणुका राय, लीला रे और दक्षयानी वेल्यादुन, बेगम एजाज रसूल, एनी मैस्क्रीन थी। 15 की 15 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य इसमें से कौन नहीं था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, DP खेतान भी थे, HC मुखर्जी नहीं थे। तो देखिए प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे और N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिनको KM मुंशी लिखते हैं शॉर्ट में, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधवराव, DP खेतान। ध्यान देने की बात यह है कि 1948 में DP खेतान की मृत्यु होने के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। HC मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। 10वें प्रश्न की तरफ आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता मतलब राष्ट्र की अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। गलत है दूसरा, ये 44वां नहीं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हुआ था। पहला वाला करेक्ट है। प्रस्तावना को, प्रियम्बल को संविधान की कुंजी कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब केवल एक ही होगा।
ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, तो ए होगा। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवाद का मतलब सभी को पता होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब, या इसको दूसरी भाषा में धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं, इसका मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी धर्म को तवज्जो नहीं देता, सारे धर्म बराबर हैं। 11वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? हाई कोर्ट के जज 65-62 वर्ष तक और सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो इनको हटाने की जो रीति है, जो विधि है, वो ली गई है यूएसए से, अमेरिका के संविधान से। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई, याद रखिएगा इसको। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने की कौन सा करेक्ट है। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन यानी 368 आर्टिकल, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका उत्तर। 13वें प्रश्न पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी NCR, नेशनल कैपिटल रीजन? ये था 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें 70 लगाकर गलत कर देते हैं, जो गलत है 69 है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? देखिए, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ये हर एग्ज़ाम की फेवरेट हैं और सबसे ज़्यादा फेवरेट है चौथी, 5वीं और 6ठी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है इन दोनों में क्रिएट होता है, और दूसरी और तीसरी में भी लोग भूल जाते हैं कि किस में शपथ है, और लोग भूल जाते हैं कि किस में वेतन और भत्ते हैं। तो देखिए, दूसरी वाली में वेतन भत्ते हैं और तीसरी वाली में शपथ का प्रावधान है, याद रखिएगा। तो फिलहाल इसका उत्तर क्या है? कौन सी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? तो 5वीं अनुसूची में है ऐसा। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में सीटों या स्थानों का आवंटन है। और 6ठी अनुसूची में भी 50 बार बताया होगा। 6ठी अनुसूची का कोड बना रखा ATMM, मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के संदर्भ में जो है वो विशेष उपबंध हैं, इन चारों के लिए केवल। मणिपुर इसमें है नहीं। और 7वीं में सबको पता होगा संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है। तो 14 का आंसर है बी। तो देखिए, 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो है उल्लेख है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों यानी केंद्र शासित क्षेत्रों या प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व या सीटों का आवंटन है। 15वां प्रश्न पर आ जाइए। 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो इसको ATMM से याद रखिए आप। ATM का मतलब है असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम और मेघालय। तो असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम और मेघालय। मणिपुर इसमें है नहीं, इस तरह से याद करवाया था मैंने ये कि पैसे की आवश्यकता नहीं है। मणिपुर मतलब मनी, पैसा। तो असम है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है और मेघालय है। तो मणि जहाँ पर है उसको हटा दीजिए, वो नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ए का मतलब यहाँ पर असम है। तो देखिए, 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12 अनुसूचियों में से दूसरी इम्पोर्टेंट है, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम इन सब में क्रिएट होती है। इन दोनों को मिक्सअप मारता है और इन तीनों को मिक्सअप मारता है एक साथ। बाकी 7वीं में तो सबको पता होगा 3 अनुसूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो 15 ये प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।